मेरे प्यारे साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के इस महा रिवीजन बैच में आप सबों का स्वागत है। बीपीएससी ने एडमिट कार्ड का लिंक दे दिया है। सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं और एग्जाम में बस कुछ गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। इन गिने चुने दिनों में आप अपने रिवीजन को कैसे एक धार दे, कैसे अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जाए, उसी में छोटा सा सहायता हमारी तरफ से हम आपके लिए एक रिवीजन बैच लाए हैं, जिसमें हम वर्णमाला की बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला की। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हिंदी जो पूछे जाएंगे आपसे लॉलीपॉप टाइप का हिंदी नहीं आएगा। आप चूंकि टीचर बनने वाले हैं, आप जब बिहार के विद्यालयों में अपॉइंट किए जाएंगे तो आप बच्चों का भविष्य निर्माता है, आप भावी शिक्षक हैं, बच्चों के भविष्य आपसे जुड़े होंगे और उन्हें वर्ण ज्ञान कराना, उन्हें अक्षर ज्ञान कराना, ये आपका दायित्व होगा। तो सोचिए आपका कंसेप्ट कितना तगड़ा होना चाहिए। आप दूसरे को भाषा का कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, वर्ण का, क ख ग घ। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। प्राइमरी के अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, 1 से 5 के, तो सोचिए आपका कंसेप्ट कितना डीप होना चाहिए। इसीलिए हमने वर्णमाला का ये रिवीजन सीरीज लाया है और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे सारा कंसेप्ट आपको दे दे और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा। हमें उम्मीद है आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला को समझने से पहले दोस्तों आपको वर्ण को समझना जरूरी है। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो वर्ण और अक्षर को एक ही मानते होंगे, लेकिन एक बेसिक, एक बारीक फर्क है। हिंदी की यही तो खूबसूरती है, हिंदी बहुत ही समृद्ध भाषा है। तो वर्ण क्या है? वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या मूल ध्वनि है। किसी भी भाषा की सबसे जो मूल ध्वनि होती है, मूल ध्वनि मतलब जब भी आप कोई भी भाषा का कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे आपने बोला आम, तो आम बोलते समय आपके मुंह से 3 तरह की ध्वनि आई, आ म उ। आ म अ, उ नहीं, अ होगा। 3 तरह की ध्वनि आई। तो वर्ण क्या होते हैं? किसी भाषा के सबसे मूल ध्वनि होते हैं। आपको भले बोलना है, चलना है, अगर आप अपने मुंह से कोई भी आवाज निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह का वर्ण ही होता है। कोई भी आवाज निकाले, आई उई, आप आई उई कुछ भी बोलिए, कुछ भी ऊट पटांग बोलिए, और उस बोले गए बात को, उस बोले गए शब्द को तोड़ तोड़ के देखिए। अगर आप गौर करेंगे तो आई ऊ ई ऊ, ये सब क्या है? स्वर ही तो है, वर्ण ही तो है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि है, आवाज है, मूल ध्वनि, उन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब आप बात कर लेते हैं अक्षर की। वर्ण या वर्णों का समूह होता है अक्षर। अक्षर या तो कोई वर्ण हो सकता है अकेला, या वर्णों का समूह हो सकता है। जैसे आपके सामने एक क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है। अगर हम कोई एक पैराग्राफ उठाए किताब का या अखबार का, तो वो वाक्यों से भरा हुआ होता है, सेंटेंसेस से भरा हुआ होता है। वाक्य के अंदर देखेंगे तो एक वाक्य के अंदर भी कई टुकड़े टुकड़े में वाक्य होते हैं, उनको उपवाक्य कहा जाता है। उन वाक्यों का अपना कर्ता और अपना क्रिया भी हो सकता है। तो जब 2 छोटे छोटे वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो एक वाक्य बनता है, और जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको उपवाक्य कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में क्लॉज कहते हैं आप लोग। और उन उपवाक्यों के मिलने से उन उपवाक्यों के अंदर होते हैं पद यानी शब्द। शब्दों से मिलने से वाक्य बनते हैं, और शब्दों के भी अंदर झांकेंगे तो आपको दिखाई देंगे अक्षर, और अक्षर के भी अंदर आपको दिखाई देंगे वर्ण। यानी वर्ण अक्षर का हिस्सा होता है, अक्षर पद यानी शब्द का हिस्सा होता है, और पद या शब्द उपवाक्य के हिस्सा होता है, और उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होता है। इस तरह से भाषा आगे बढ़ती है। यही कंसेप्ट है। और आप बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, वर्ण अक्षर। पहले आप वर्ण उच्चारण कराना सिखाते, पहले आप बोलना सिखाते स्कूल में, लिखना नहीं। पहले सुनो, बोलो, पढ़ो, तब लिखो। दूसरा बात है, वर्ण को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आप लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि और संधि विच्छेद, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे। संधि क्या है? 2 वर्णों के मिलने से एक नए तरह का विकार पैदा होता है, एक नए तरह की ध्वनि पैदा होती है, उन्हें हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो दोस्तों आपने ये जान लिया कि अक्षर और वर्ण एक ही चीज नहीं है। थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं आपके सामने, क्लियर करते हैं इसको। जैसे वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। यहाँ दो वाक्य है, वे फल कहाँ है और दूसरा है जिनको आप लाए थे। दो यहाँ पे वाक्य है, दोनों को एक साथ जोड़ा गया, यानी ये उपवाक्य है। एक वाक्य के अंदर दो छोटे छोटे वाक्य उपवाक्य। इन उपवाक्यों को अगर देखें, यहाँ अलग भी किया गया उपवाक्य। इन उपवाक्यों को देखें तो इन उपवाक्य में जैसे हम पहला वाला उपवाक्य पकड़ लेते हैं, ये है। उस उपवाक्य में देखिए कितने तरह के शब्द हैं। वे फल कहाँ है, ये 4 तरह के शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन 4 तरह के शब्दों में से हम दो को उठा लेते हैं, 2 शब्दों को। इन शब्दों को जब तोड़ते हैं तो यहां हमको मिलता है फ और ल, 2 अक्षर है इसमें। और कहां में हमको मिलता है क और हां, यहां भी 2 अक्षर है। इसको कहते हैं अक्षर। लेकिन जब किसी अक्षर को अगर आप तोड़ते हैं, जैसे फ और ल, ये जो फल में फ और ल है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो फ में भी आपको 2 वर्ण आपको छुपे हुए मिल जाएंगे। यहां होगा फ हलंत अ, ल हलंत अ। तो कहने के लिए फल में अक्षर 2 है, लेकिन जब वर्ण की बात करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल 4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। अब हम लोग वर्णमाला देखेंगे। वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहता है। बहुत सारे वर्ण लेते हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उनको वर्णमाला कहा जाएगा। ठीक है। मानक हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, अब हिंदी वर्णमाला को भी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं मानक हिंदी वर्णमाला। स्टैंडर्ड हिंदी अल्फाबेट की अगर बात करें तो इसके अनुसार वर्णों को आप 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला है उच्चारण के आधार, उच्चारण यानी बोलने के आधार पे, और दूसरा है लेखन यानी लिखने के आधार पे। 2 तरीके से आप वर्णों को बांट सकते हैं। उच्चारण के आधार पे अगर आप बांटेंगे तो वर्ण 2 तरह के आप बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। और लिखने के आधार पर भी वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के आधार पे अगर आप आएंगे तो स्वरों की संख्या हिंदी में 10 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 35, टोटल 45। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग किताब में आपको अलग अलग संख्या दी गई है। आप में से बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि कुल वर्णों की संख्या 45 है कि 52 है, कहीं 55 भी है, कहीं कहीं 57 भी है। लेकिन अगर हम बात करें मानक हिंदी वर्णमाला की तो उसके आधार पे 2 तरीके से बंटवारा हो सकता है, एक बोलने के आधार पे, एक लिखने के आधार पे। बोलने के आधार पे कुल 45 वर्ण, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब स्वर व्यंजन क्या हुआ आगे हम क्लियर करेंगे। और लिखने के आधार पे अगर हम बात करें तो हमारे वर्णों की संख्या 52 हो जाती है, जिसमें से 13 स्वर में 3 बढ़ जाते हैं, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। इस तरह से संख्या 52 हो जाती है। अब आपको याद रखना है। अब आते हैं स्वर क्या है। स्वर वे हैं जिन ध्वनियों को आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ के नहीं बोल सकते। स्वर वे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो स्वतंत्र अकेले ही बोले जाते हैं। जैसे अ, अब अ को आप क्या तोड़िएगा, अ आ नहीं टूट सकता है। हाँ, क में आप देखिए, क में 2 तरह की आवाज है। क देखिए अंत में क तो बोलते हैं, लेकिन अंत में अ छुपा हुआ है। ख, च में भी अ छुपा हुआ है। छ, इन सभी में अ छुपा हुआ है, इन सभी में स्वर छुपे हुए हैं। तो उच्चारण में या इसके आधार पर देखें तो 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, एक ही ध्वनि काफी होती है। व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, इनमें स्वर छुपे होते हैं। जैसे क में अ छुपा हुआ है, कोई बोले का, क और आ, 2 ध्वनि आ रहा है उसमें। ये उच्चारण के आधार पे ए, ऐ, ओ, औ, ये उच्चारण के आधार पे इतने 10। और लेखन के आधार पे, टाइपिंग के आधार पे, प्रिंटिंग के आधार पे अगर देखें तो 3 और स्वर बढ़ जाते हैं, री, अंग, अ। कहीं ना कहीं उच्चारण के आधार पे देखिएगा तो आप इनको स्वर नहीं मान पाइएगा।
आप कहिएगा ये क्या बकवास है, इसको तो स्वर जैसा तो उच्चारण है ही नहीं, इसमें दो दो री देखिए, री र ई री, दो दो उच्चारण आ रहे हैं, दो दो शब्द, दो दो वर्णों का उच्चारण। तो उच्चारण के आधार पे आप इनको वर्ण नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि हमें हिंदी में भाषा में इन 10 स्वरों के अलावा और भी स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इनकी भी जरूरत पड़ती है। और ये लेखन में लिखने के मामले में ये स्वर जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे इसको देखिए, अगर आपको लिखना है को, तो को में देखिए क्या क्या छुपा हुआ है, क और ओ, को। ठीक उसी तरह से लिखने के आधार पे ये लोग स्वर जैसा व्यवहार करते हैं। अब यहां देखिए कंग, कंग में देखिए क्या छुपा हुआ, क और अंग। तो लेखन के आधार पे हम देख पा रहे हैं कि जो काम ओ कर रहा है वही काम अंग कर रहा है, इसलिए इनको लेखन के आधार पे स्वर माना गया है, उच्चारण के आधार पे नहीं माना गया। ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये है स्वर, 3 एक्स्ट्रा बढ़ते लेखन के आधार पे। उसके बाद आते हैं व्यंजन की बात करें तो क वर्ग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ये 5 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ट ठ ड ढ में जब आएंगे तो आपको 2 बढ़ जाते हैं, एक ढ र, ढ र, और एक ढ ढ। 2 तरह का ढ होता है, एक बूंदा वाला, एक बिना बूंदा वाला। यहाँ 7 वर्ण यहां से आ गए। लेखन के आधार पे अगर देखें तो 2 और बढ़ गए। तवर्ग की बात करेंगे तो यहाँ 5, पफ बफ म 5, अंतहस्त, यर लव को अंतहस्त कहा जाता है। नाम अभी से ही याद कर लीजिए, बड़ा काम आएगा। यर लव को अंतहस्त कहा जाता है। और उष्म में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और हाँ आते हैं, ये उष्म है। सब डिटेल से आगे क्लियर करेंगे, सबका परिभाषा, सबको बहुत डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन में अगर हम बात करें तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। सबको अगर जोड़ेंगे क ख ग घ से लेके प फ ब भ म तक 5 5 5 सब में 25, 2 ट ठ ड ढ में बढ़ जाते हैं, टवर्ग में 2, और आपको इधर में ये 4 अंतहस्त, 4 उष्म और 4 संयुक्त, इन सबको जोड़ेंगे टोटल 39, 39 व्यंजन निकल के आएंगे। तो व्यंजनों की संख्या लेखन के आधार पे 39 ये निकल के आएगा, और स्वर की संख्या लेखन के आधार पे 13, सब मिलके हो जाएंगे 52, 52। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हो कि इसमें कई सारे व्यंजन आपस में संयुक्त हो गए हैं, मिल गए हैं। जैसे श में क, मूर्धन्य श और छ हो जाता। त्र में त, र, अ, त्र। ज्ञ में ज, य, अ, ज्ञ, ये ज्ञ होगा, सॉरी। यहाँ पे हलंत छूटा हुआ, आप हलंत ठीक है, यहाँ हलंत छूट गया हुआ है तो वो लिखने में। श्र में स, र, अ, तालाब स, र, अ, श्र। ये आपको याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? संधि के समय या संधि विच्छेद में बड़ा काम आने वाला है, ठीक है।